नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हमारे पूर्व के जो विषय है उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि वृश्चिक लगन के कुंडली के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हो वो मेष राशि होती है और उसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो वो वृषभ राशि होती है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा हो वो मिथुन राशि होती है, स्वामी बुधदेव होते हैं। जहाँ पे 4 नंबर लिखा हो वो कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रदेव होते हैं। जहाँ पे 5 नंबर लिखा हो वो सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्यदेव होते हैं। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हो वो कन्या राशि होती है, स्वामी बुधदेव होते हैं। जहाँ पे 7 नंबर लिखा हो तुला राशि होती है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं। जहाँ पर 8 नंबर लिखा हो वो वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगलदेव होते हैं। जहाँ पे 9 नंबर लिखा हो वो धनु राशि होती है, स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। जहाँ पे 10 नंबर लिखा हो मकर राशि होती है, स्वामी शनिदेव होते हैं। जहाँ पे 11 नंबर लिखा हो कुंभ राशि होती है, स्वामी शनिदेव होते हैं। जहाँ पे 12 नंबर लिखा हो वो मीन राशि होती है, स्वामी वहाँ पे बृहस्पति देव होते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में। तो मित्र और शत्रु ग्रहों की श्रेणी में हमने 2 वर्गों में बांटा है, देव वर्ग और राक्षस वर्ग। देव वर्ग में कौन कौन है? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति। राक्षस वर्ग में दैत्य गुरु शुक्लाचार्य यानी कि शुक्र ग्रह, शनि, राहु और केतु। बुध ग्रह जो हैं वो सूर्य से मित्रता रखते हैं, बृहस्पति से सम और चंद्र और मंगल से कैसे? तो शत्रु भाव रखते हैं, यानी चंद्र और मंगल से वो अपना शत्रुता निभाते हैं। अब आइए, यदि आपकी कुंडली में यदि यहाँ पे 8 नंबर की राशि हो तो समझ जाइए कि आपका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न जो है वो जल तत्व का लग्न है। वृश्चिक लग्न जो है वो जल तत्व का लग्न है। तो बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है? बिच्छू का स्वभाव ऐसा कि यदि वो पानी में डूब भी रहा हो और यदि आप उसको बचाने के लिए उसको अपने हाथ पे उठाते हैं तो अपना नैसर्गिक जो गुण है वो नहीं छोड़ेगा, यानी कि बिना डंक मारे आपको नहीं रहेगा। तो इस लगन के लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और कोई इनको कोई एक बात बोल दे तो सारा दिन वो इसी बारे में सोचते रहते हैं और जब तक उनको ये जवाब ना दे दें या जब तक उनसे वो बदला ना लेने तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। आपका यदि लग्न है तो आप मेरी बातों को अपने ऊपर आजमा के अवश्य देखिएगा। अब आइए, ये मैं हमेशा आपको बताया है कि जो एक राज्य है उस राज्य के राजा कौन होते हैं? तो मंगलदेव होते हैं। तो मंगलदेव यहाँ पे लग्न के मालिक हैं और 6ठे भाव के मालिक हैं। लेकिन 6ठे भाव में मंगलदेव की एक जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ आती है? तो 6ठे भाव में चली आती है। तो मंगलदेव लग्नेश होने की वजह से हमने उनको कारक में यहाँ पे रखा हुआ है। मंगलदेव यहाँ पे कारक में हैं। तो मंगल इस कुंडली में कैसे हो गए? तो कारक हो गए। वहीं हम कुंडली के द्वितीय भाव की यदि चर्चा करें तो द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पे बनते हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति देव जो है यहाँ दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और वो लग्नेश के मित्र हैं। हालांकि दूसरा भाव जो है वो मारक भाव होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि दूसरा भाव लग्नेश का यदि मित्र हो तो वो कैसा होता है? तो योग कारक होता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पे एक पंचम भाव मिला है। दूसरा भाव किसका? वाणी का, धन का, कुटुंब का, और 5वां भाव बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का और संतान का। तो इनको पंचम भाव मिला है। तो 2 अच्छे भाव हैं। आजकल जीवन में धन की आवश्यकता किसको नहीं है? तो इस वजह से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं? तो योग कारक हैं। वहीं यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे कुंडली के तीसरे भाव की, तो यहाँ पे तीसरे भाव का यानी कि ज़्यादा मेहनत का भाव, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, ज़्यादा एफर्ट लगाता है व्यक्ति तब जीवन में उसको प्राप्त होता है कुछ चीज़, एक उसका भाव। और दूसरा यहाँ पे भूमि, वाहन, मकान, माता सुख सुविधाओं वाला जो घर है वो मंगलदेव ने यहाँ पे किसको दिया है? तो शनिदेव को दिया है। तो एक खराब भाव और एक अच्छा भाव यानी कि केंद्र भाव मिलने की वजह से शनिदेव कैसे हैं इस कुंडली में? तो समग्रह में है। यानी कि जब शनिदेव किस भाव में बैठे हैं वो डिपेंड करेगा और साथ में शनिदेव की युति किस ग्रह के साथ है वो उसी प्रकार का फल जो है आपकी कुंडली में प्रदान करेंगे। अब कुंडली के पंचम भाव की मैंने बता दी, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब कुंडली के 6ठे भाव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मंगलदेव की राशि है। अब कुंडली के 7वें भाव पे आ जाइए। तो यहाँ पे 7वें भाव में 2 नंबर की राशि है और 2 नंबर की राशि यानी कि शुक्र की राशि। तो यहाँ पे शुक्रदेव जो है वो 7वें भाव के मालिक हैं और अष्टम से 12वां होने की वजह से ये कैसा है? तो मारक भाव है। साथ ही यहाँ पे शुक्रदेव को एक द्वादश भाव यानी 12 नंबर का खर्चों का भाव दिया है, व्यय भाव दिया है मंगलदेव ने। तो 2 खराब भाव मिलने की वजह से शुक्र कैसे हो जाते हैं इस कुंडली में? तो अकारक या मारक
शुक्र की जब दशा आएगी तो आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। अब वहीं हम कुंडली के अष्टम भाव की चर्चा कर लें तो अष्टम भाव में 3 नंबर की राशि है और 3 नंबर राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं तो बुध देव हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुध देव को अष्टम भाव यानी मारक भाव तो है ही अष्टम, और दूसरा उनको एक यहाँ पे एकादश भाव यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो ये रोग ऋण और ऋतु का भाव, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठे से छठा होने की वजह से भावात भावम के हिसाब से वो जो घर है कैसा है तो मारक हो गया। तो बुध देव को यहाँ पे 2 खराब भाव मिलने की वजह से बुध कैसे हैं तो इस कुंडली में मारक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि मंगल की राशि है, यदि मंगल का लग्न में यदि राशि बनता है 1 नंबर या 8 नंबर, तो बुध उस कुंडली में कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी भाव में बैठ जाए। और वहीं यदि बुध की राशि यानी कि लग्न यदि आपका 3 और 6 नंबर शुरू होता है तो वहाँ पे मंगल कभी अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। तो जब भी यहाँ पे आपको बुध की दशा आएगी आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अब वहीं मैं कुंडली के 9 भाव के बारे में यदि चर्चा कर लूं तो मैंने आपको सदैव बताया है कि सिर्फ चंद्रमा को और सूर्य को, चंद्रमा रानी और सूर्य राजा, इसलिए उनको एक एक स्वतंत्र राशि प्रदान है। बाकी सभी जो ग्रह हैं उनको 2-2 राशियों के स्वामी, मंगल मेष और वृश्चिक राशि के और शुक्र वृषभ और तुला राशि के। तो यहाँ पे चंद्रदेव को एक इंडिपेंडेंट यानी कि भाग्य में राशि बनने की वजह से, और मैंने आपको बताया कि ये जल तत्व का लग्न है, तो चंद्रमा इस कुंडली में कैसे हो जाते हैं तो अति योग कारक हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक लग्न की कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो उस समस्त कुंडली के जितने ताले हैं उसका चाबी होता है, और उससे आप बड़ी आसानी से सारे उस घर के ताले खोल सकते हैं। तो चंद्रमा यदि अच्छे घर में प्लेस्ड है, आपके चंद्रमा अच्छे भाव में यदि बैठे हुए हैं, तो एक चंद्रमा ही आपको जिंदगी में सब कुछ प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति को आपने कुंडली में अवश्य देखें। तो चंद्रमा अच्छे भाव के स्वामी होने कैसा है तो इस कुंडली में योग कारक है। वहीं मैं सूर्यदेव की बात कर लूँ तो उनको भी एक इंडिपेंडेंट यानी कि 10 नंबर यानी कि कर्म भाव मिला है, वहाँ से राज्य भाव है, वो राज्य योग कारक बन जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ से हम कैसा देखते हैं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, आपका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, किस प्रकार के जीवन में आप कर्म करेंगे, तो हम कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। तो सूर्य को यहाँ पे मंगल ने यानी पराक्रम ने यहाँ राजा को कैसा दिया तो सबसे उच्चस्त भाव दिया, कर्म भाव दिया। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा मेष राशि में जाके उच्च हो जाते हैं, यानी कि राजा उच्च कहाँ होगा तो पराक्रम में। तो पराक्रम सदैव राजा के साथ यदि बना रहे, यानी कि मंगल सेनापति हैं, तो मंगल ने क्या किया तो अपनी मित्रता को निभाते हुए राजा को कैसा दिया तो 10वां भाव दिया, यानी कि श्रेष्ठ भाव प्रदान किया। तो सूर्य इस कुंडली में कैसे हो जाते हैं योग कारक हो जाते हैं। साथ ही हमने बुध देव की बात कर ली है और यहाँ पे शुक्र देव की हमने भी बात कर ली है, तो वो दोनों ही कुंडली में अकारक या मारक की स्थिति में आते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि मान लीजिए कि यदि यहाँ पे मंगल देव लग्न के स्वामी होकर के आकर के कुंडली के अष्टम में छठे भाव में बैठ जाएं, 8वें में और 12वें में बैठ जाएं, तो या जा करके कहीं कुंडली के भाग्य भाव में ही बैठ जाएं तो कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो मंगल का जो प्रभाव है ना वो योग कारक होते हुए वो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव में कमी ला देंगे। एक बात सदैव याद रखिएगा, जब कोई ग्रह लग्नेश होकर कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो अपने पहले घर के प्रभाव को बढ़ा देता है। वो तो ठीक है बढ़ा देगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई सारे जगह पे मंगल को यहाँ पे तटस्थ बताया गया है, यानी कि मंगल यहाँ पे तटस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की एक राशि अष्टम भाव में है। यदि मंगल के यहाँ आप यदि रत्न पहनते हैं तो थोड़ा आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एक राशि अष्टम भाव में पड़ती है जो रोग ऋण और रिपु की राशि है। तो लग्न की आपके व्यक्तित्व को तो बढ़ाएंगे, साथ में यदि गलत भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्ज की स्थिति को भी बहुत खराब कर देंगे, यानी कि आपके ऊपर कर्ज भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो मंगल का रत्न पहनते वक्त एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ये जब मैं आपको लग्न में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब वहीं यहाँ मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य भी यदि कुंडली के 6, 8, 12 में बैठ जाएं या जाकर के नीच राशि में बैठ जाएं तब भी वो योग कारक होते हुए भी योग कारक फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। तो आपको ये विचार करने के पहले देखना चाहिए कि कहीं ग्रह 6, 8 और 12 में तो नहीं बैठे या अपने नीच राशि में तो नहीं बैठे हैं, आपको विचार कर लेना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी कि इस कुंडली में इष्ट देवता कौन है। तो आपको पता है कि हम कुंडली के पंचम भाव से इष्ट देव का विचार करते हैं। तो यहाँ कुंडली में 12 नंबर की राशि पड़ती है और 12 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। और बृहस्पति देव के जो इष्ट
होते हैं, बृहस्पति देव के जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? तो भगवान विष्णु होते हैं, भगवान श्री हरि नारायण होते हैं। तो आप यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का आराधना करके, भगवान श्री नारायण की आराधना करके और इस कुंडली को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यदि आप यथाशक्ति जाप करते हैं तो इस कुंडली को मजबूती प्रदान होगी और आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सदैव अपने कुंडली में जो योग कारक जो आपके लिए ग्रह हैं उनसे संबंधित देवी देवताओं की आपकी आराधना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी कुंडली को बलाबल मिलेगा। तो यहाँ पे आप हनुमान जी की, भगवान विष्णु की और शिव जी की, यानी कि कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा कहाँ है? तो शिव जी के सिर पे विराजमान है। तो आप शिव जी की आराधना करके और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करके आप अपने बुद्धि, ज्ञान और संतान के पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही मंगल की आराधना करके आप अपने लग्न को, अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इस कुंडली में जब भी शुक्र की और बुध की महादशा चलेगी तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए यदि आपको बुध की या शुक्र की महादशा चलती है तो आप क्या करेंगे? तो शुक्र की यदि महादशा चलती है आपको तो आप शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जाप कीजिए। साथ ही साथ गाय को आप हरा चारा खिलाइए, इससे आपको लाभ होगा। और यदि बुध की यदि आपको महादशा चल रही है तो मैं आपको बता दूं सबसे श्रेष्ठ भगवान गणेश के शरणागत हो जाइए, गणेश भगवान के शरण में चले जाइए, गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए। और साथ ही साथ बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम बीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करके और श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी कुंडली को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन कौन योग कारक ग्रह हैं, उनकी दशा यदि आपको चल रही है और यदि आप अच्छे भाव में बैठे हैं तो आप उनका लाभ लीजिए, और यदि खराब भाव में बैठे हैं तो उनके मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मैंने बीज मंत्रों का सही उच्चारण क्या है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो बताया वो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।